आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे जो कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रहा है हर शख्स की ज़ुबान पे, मीडिया पे, और वो है बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेके। और दूसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होने जा रहा है कल, वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी के हवाले से। भाई आप लोग सुबह से शाम तक तनकीद करते रहो और एजेंडा चलाते रहो, क्या होगा? उसकी कैप्टेंसी ले लोगे आप, एजेंडा चला के, प्रेशर डाल के ले लो। वो अपने रन्स, बेशुमार रन्स करके पाकिस्तान का इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर उसकी ज़िंदगी रही तो वो वाहिद बैटर होगा जो टेस्ट, वनडे और T20 में सबसे ज़्यादा रन्स ठोक के जाएगा और आप लोगों के मुंह पे तमाचा मार के जाएगा कि मैं वो बैट्समैन हूँ, पाकिस्तान की तारीख में वो बैट्समैन आया हूँ जिसने बेशुमार रन्स किए हैं। आप चलाते रहें, उसकी इज्जत पे कोई फ़र्क नहीं आना। आप एजेंडा चलाते रहें सुबह से शाम तक बैठ के। ARY पे शोएब जट साहब, मोहतरम बासत अली साहब, मोहतरम कामरान अकमल साहब और इसके साथ साथ और बेशुमार क्रिकेटर्स जो कि एजेंडा चलाते हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़। जब जब उनको मौका मिलता है वो एजेंडा चलाते हैं। आप चलाते रहें, कैप्टेंसी ले लें आप उससे, लेकिन वो आपको अपने बैट से ऐसा जवाब देगा कि सारी ज़िंदगी आप याद रखेंगे। आप अपनी ज़रा बैटिंग एवरेजेस देख लें, आप अपना कैलिबर देख लें, आपने क्या किया है, आपने कौन से कोई टाइटल्स जितवाए हैं। कहानी में शुरू करूंगा 99 के वर्ल्ड कप से, क्योंकि तब हमने होश संभाला था और तब हमने पहला वर्ल्ड कप अपने होश व हवास में देखा था। क्या हुआ? इतनी बड़ी टीम आपके पास 99 की और आप फाइनल मैच हार गए थे और वन साइडेड आप मैच हारे थे। आप इतनी बड़ी टीम किसी भी और कैप्टन को दे देंगे तो वो यकीनन फाइनल तक टीम को ज़रूर पहुंचाएगा। 2003 की कहानी क्या है? 99 से भी बड़ी टीम 2003 में, और क्या हुआ? आप लीग स्टेज में आउट हो गए और उस वक्त क्या हुआ वो सारी कहानी आपके सामने है। फिर आपने कैप्टन को चेंज किया। 2007 अच्छी खासी बड़ी टीम थी, फिर बस वकार यूनुस और वसीम अकरम नहीं थे आपके पास, बाकी सारे ही वो बैट्समैन और ऑलमोस्ट अच्छे बॉलर भी उस वक्त आपके पास मौजूद थे। क्या हुआ? आप वो वर्ल्ड कप भी लीग स्टेज से आउट हो गए। 2011 में कदरे आपके पास टीम कम छोटी थी, लेकिन आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर गए। और उससे पहले का क्या कहानियां थी? 2011 के पहले से आपने अफरीदी को कैप्टन बनाया हुआ था और मिसबाह-उल-हक के लिए यहाँ पे पूरी कैंपेन चलाई जाती थी कि मिसबाह-उल-हक को कैप्टन होना चाहिए और अफरीदी को कैप्टनसी से आप हटाएं। अल्लाह अल्लाह करके आपने कैप्टनसी अफरीदी को ही करवाई और उसने आपको सेमीफाइनल तक पहुंचवाया और आप सेमीफाइनल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की सरजमीन पे हार गए। फिर क्या हुआ? 2011 के बाद फौरन आपने अफरीदी को चेंज किया, आप नए कैप्टन को लेके आ गए। नया कैप्टन कौन था? आप मिसबाह-उल-हक को लेके आ गए। बीच में आप अजहर अली को भी आपने कैप्टन बनाया और वनडे रैंकिंग आपकी 9वें नंबर पे चली गई थी। बड़ी मुश्किल से आप जो है उसको नीचे लेके आए। मिसबाह-उल-हक के बाद आपने अजहर अली को कैप्टन बनाया था। मिसबाह-उल-हक ने कैप्टनसी संभाली। फिर क्या हुआ? एक टैग लग गया पाकिस्तानी टीम के साथ कि पाकिस्तानी टीम बहुत डिफेंसिव माइंड के साथ खेलती है। और क्या हुआ? 2015 की कैप्टनसी मिसबाह-उल-हक के हाथ में थी और आप नॉकआउट स्टेज में बाहर हो गए। आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया से आप मैच हार गए। वहाब राज का वो तारीखी स्पेल जो है वो किसी को भी बोल नहीं सकता जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ किया था। वहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल का वो वर्ल्ड कप का सिनेरियो इस तरह का था, आप क्वार्टर फाइनल से आउट हो गए। फिर 2019 में क्या हुआ? सरफराज अहमद को आपने कहा कि आप कंटिन्यू करेंगे। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के वो विनर थे और फिर आप 2019 में भी लीग स्टेज से बाहर हुए। फिर क्या था? फिर आपने कैप्टन चेंज कर दिया। अब 2023 में आपने बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए नामजद किया, उनको भेजा और भेजते साथ ही यहाँ पे वावेला और शोर शराबा जो है वो शुरू हो गया। चेयरमैन यहाँ पे चेंज होते रहे, सेलेक्टर्स यहाँ पे चेंज होते रहे और अच्छा खासा जो आपने एजेंडा जो है वो चलाया बाबर आजम के ख़िलाफ़। और जाहिर सी बात है जब आप इस तरह का एजेंडा चलाएंगे तो उसके बाद जो वहाँ पे लड़के हैं या जो वहाँ पे टीम है तो जाहिर सी बात है वो तो सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते ना, वो तो ये चीज़ें देखेंगे और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके माइंड को टच करती रही होंगी, उनके दिलों को जो है ये चीज़ लगती हुई होगी और फिर आपने परफॉर्मेंस का नतीजा देख लिया। ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं है, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको
इससे बढ़ के परफॉर्म करना चाहिए, तो उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। लेकिन जो लोग टीवी पे बैठ के उनके खिलाफ एक भरपूर एजेंडा चलाते हैं, एक होता है कि आप किसी पे पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म करें वो नज़र आता है, एक आप एजेंडा जब चलाएंगे ना वो नज़र आता है। तो जो लोग एजेंडा चलाते हैं उनकी अपनी कहीं पे साख ही नहीं है, कोई साख ही नहीं है उनकी। बैटिंग में अगर आप देखें तो कौन जानता है उनको, जिन जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ या जिन लोगों के बारे में आपको पता है, जो लोग स्पेशली एजेंडा चला रहे हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेके, भाई उनको जानता कौन है? ना कोई वो रिनाउंड बॉलर है, ना कोई बहुत बड़े वो बैट्समैन है कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने कहीं बैटिंग में या बॉलिंग में रोशन किया हो। ये वही लोग हैं जो असासे कमतरी का शिकार वो खिलाड़ी हैं, जिनको अपने टाइम पे उस तरह कुछ मिला नहीं और अब वो टीवी पे बैठ के वो भड़ास निकालते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने अपने करियर में ली वो आज आके एक बड़े बैट्समैन पे या बड़े बॉलर पे या किसी पे भी वो निकाल रहे होते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये हर टाइम में ऐसे लोग मौजूद रहते हैं। जब जब कोई भी टीम या कोई भी कप्तान या कोई भी टीम बन रही होती है, बिल्ड हो रही होती है, तब तब ऐसे लोग आपको मीडिया पे ज़रूर मिलेंगे। तो ये लोग वही लोग हैं, बस चेहरे बदल गए हैं, वो लोग पुराने हो गए, अब नए लोग जो है वो उनकी जगह आ गए हैं, जो कि सियासी एक एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक तो जॉब्स लेनी होती है पीसीबी में, और अपनी लो लेवल पे कोचिंग ही आप कह सकते हैं कोचिंग करनी होती है, या फिर अपने खिलाड़ियों को टीम के अंदर जो है वो खिलवाना होता है। ये सारी चीज़ें होती है, सारी लॉबिंग होती है, जो सबको पता होता है। अब भाई आप मुझे ये बात बताएं कि आप अगर फॉर एग्जांपल बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा देंगे तो आप मैक्सिमम यही करवा देंगे, उसकी जगह पे तो आप किसी खिलाड़ी को इंजेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उससे बड़ा बैट्समैन ही नहीं है पाकिस्तान के पास कोई। ये एक रियलिटी है जो आप बेशक ना माने, भले ना माने, आप रोला सुबह से शाम तक ये डालते रहें जी के वो तो 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है जी, वो तो 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है जी, 150 के स्ट्राइक रेट से बाकी बैट्समैन खेल रहे हैं। ये बातें आपने यही, क्योंकि आपके पास पीछे कुछ बचता नहीं है, रनजों के वो अंबार लगा देता है, तो आपने बीच में से ये बात तो ये इसको मैं चवल कहता हूं कि ये चवल तो आपने मारनी होती है जी कि उसका स्ट्राइक रेट कम था, वो फलां कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। और भाई जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जो वन डाउन बैट्समैन खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट में, कोई 2 3 4 बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट जो है वो 90 के करीब होगा। बहुत कम बैट्समैन होंगे जिनका ये होगा, और वो भी उनका करियर का ये होगा। वो खुसूसन हालात के मुताबिक आप देखें तो वो 80 78 82 84 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो उसी कैलिबर के बैट्समैन में बाबर आजम आता है, मानना आपने है नहीं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है कि आपके अंदर जो दिल के अंदर बोझ और नफरत भरी हुई है ना बाबर आजम के खिलाफ, वो तो कहीं ना कहीं निकलनी है। चाहे वो कैप्टेंसी करे, वो आप तब वहां से निकालेंगे, बैटिंग करेगा वहां पे निकालेंगे। ये आप लिख के ले रहे हैं कि बाबर आजम अगर 50 बॉलों पे 100 कर देगा ना, तब भी पता इन लोगों ने क्या कहना है, नहीं जी बाबर आजम आज स्लो खेल गया, ये 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाली पिच ही नहीं थी, यहाँ पे 300 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था। तो ये एक्सक्यूजेज इन्होंने देनी ही देनी है, चाहे वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल ले या 100 के स्ट्राइक रेट से खेल ले, क्योंकि उनका काम ही यही है। उन्होंने अपने व्यूज, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ जब आप इस तरह का एजेंडा चलाएंगे ना, तो कुछ देश में या कुछ पड़ोस में जो है वो बाबर आजम के अगेंस्ट आप एजेंडा चलाते हैं तो आपको बड़े व्यूज मिलते हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट समझते हैं और क्रिकेट को काफ़ी डीपली जो है वो एनालाइज भी करते हैं। बाबर आजम के कैलिबर का बैट्समैन अगर आपके पास कोई आया हो ना, उसका नाम ले लें। मैं आपको यहाँ पे फिर कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको, स्ट्राइक रेट और एवरेजेस निकाल के ले आएँ। अगर बाबर आजम से ज़्यादा हुई तो जो सज़ा आप तजवीज़ करेंगे, मैं लाइव आके माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से जो सियासी एजेंडा चलाते हैं यहाँ पे बाबर आजम के खिलाफ। कोई बैट्समैन उसकी एवरेज के करीब नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, और ना ही कोई बैट्समैन उसके स्ट्राइक रेट के करीब है। बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि खुदा का वास्ता आप 6 नंबर का एक ऑलराउंडर उठा के ले आइएगा और कहिएगा कि जिसका स्ट्राइक रेट 120 है 130 है, वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है। प्रॉपर बैट्समैन की कैटेगरी में अगर कोई बैट्समैन आपके पास है ना पाकिस्तानी तारीख में, वो दिखा दीजिए मुझे, जो इस स्ट्राइक रेट्स और इस एवरेज से खेल के गया हो या खेला हो। वनडे क्रिकेट की बात करूंगा क्योंकि वनडे क्रिकेट के साथ ही अभी बात चल रही है, और थोड़ा टाइम ले लीजिए, आप रुकिए, ज़रा सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज़ टेस्ट में भी आपको थोड़े अरसे के बाद उसके कैलिबर का बैट्समैन कोई इतने रन्स करके दिखाने वाला होगा नहीं। एक बैट्समैन ज़रूर है, यूनुस खान, जिसकी बात बनती है, जिसने बेशुमार रन्स किए। और भी बैट्समैन टेस्ट में आए, लेकिन यूनुस खान को आप टॉप रन्स गेटर कहेंगे। आप इंशाल्लाह देखिएगा, आप तनकीद करते रहिए सुबह से शाम, अपनी जो है वो एक एजेंडा चलाते रहें। बाबर आजम यूनुस खान का रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगा और इंशाअल्लाह अजीज़ वर्ल्ड के टॉप 5
रन्स गटर में भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अभी उसकी एज ही क्या है, अभी उसने 10-12 साल इंशाल्लाह अज़ीज़ क्रिकेट खेलनी है और अपने चौकों छक्कों और रन्सों से आपको शटअप कॉल देनी है और आपके मुंह पे तमाचे रसीद करने हैं बाबर आजम ने। हम अपने कैप्टन और अपने लेजेंडरी और ग्रेटेस्ट बैट्समैन के साथ खड़े हैं इस चैनल पे। तब से जब सारे तनकीद करते थे तब से हम कहते हैं ये ज़रूर है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में कुछ कमियां हैं, वो वक्त के साथ सीधी हो जाती हैं। आपने इमरान खान को भी टाइम दिया और 92 में इमरान खान वर्ल्ड कप जितवा के आपको दिया था उन्होंने, जबकि आपको 87 में जो है वो उससे भी बड़ी टीम थी 92 से भी, लेकिन आप हार गए थे। लेकिन आपने एक और चांस दिया था इमरान खान को, तो आपने ट्रॉफी ली थी। ऐसे ही होता है, ज़रा कूल रखना पड़ता है, आप हौसला रखें और बाबर आजम को ज़रा अगर चांस दिया जाए तो यकीनन जो है वो आप देखेंगे कि वो वनडे में भी आपको अच्छा करके दिखाएंगे। T20 में सेमीफाइनल या फाइनल इसलिए खेला जाता है कि उसकी टीम परफॉर्म करके देती है, क्योंकि ये जो लड़के जो खेल रहे हैं बेसिकली ये T20 के ही खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हों या बॉलर्स हों। खुसूसन हमारे जो बॉलर्स हैं वो T20 के बॉलर्स हैं, इसलिए आप देख लें सेमीफाइनल भी खेले उसकी कैप्टनसी में और फाइनल भी आप खेले उसकी कैप्टनसी में, क्योंकि उसके बॉलर उसको परफॉर्म करके दे रहे हैं। कैप्टन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जो क्रिकेट खेलते हैं वो ये बात 100% जानते हैं और ये मैं सबूत के साथ आपके साथ ये बात कर भी सकता हूं। मैं आपको बेशुमार ऐसी मिसालें दिलवा सकता हूं, मैंने गिन ली हैं। 2003 में वकार यूनुस के साथ इतनी बड़ी टीम थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अगर कोई बड़ी टीम खेली है तो 99 और 2003 के वर्ल्ड कप में खेली है। तो 2003 में आप लीग स्टेज पे बाहर हो गए थे। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक आपके पास था, वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास थे, जिनका आप चर्चा करके बैठे होते हैं जी कि वो फलां बॉलिंग जी हमारी थी, क्या बॉलिंग थी, वो फलां जी बैट्समैन थे हमारे, क्या बैट्समैन थे। वो सारे 2003 के वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और आप लीग स्टेज से आउट हो गए थे। तो ये अकेला कैप्टन कुछ नहीं करता। अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो कैप्टन दोषी नहीं होता, कैप्टन कसूरवार नहीं होता। लेकिन क्या किया जा सकता है, ये जो सियासी एजेंडा चलाने वाले हैं इसमें कई सारे सहाफ़ी भी हैं, उनका काम है ये, क्योंकि उनको पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है इससे, तो वो पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे और बाबर आजम उनको अपने रनों से शटअप कॉल इंशाल्लाह देता रहेगा। हम अपने कैप्टन के साथ और अपने लेजेंडरी बैट्समैन के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो वक्त दूर नहीं और आप लोग ये देखिएगा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बन के निकलेगा और सबसे ज़्यादा रन्स गटर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तीनों फॉर्मेट में। ये बात याद रख लीजिएगा, ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा। हम आपके साथ हैं बाबर आजम, आप खेलते रहें और ऐसे ही खेलते रहें। हम आपकी बैटिंग से और आपके खेल से हमेशा से महसूस होते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट को खेलते भी हैं, देखते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह समझते भी हैं, इसलिए हम आपको बैक करेंगे। आज का जो दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है कल का सेमीफाइनल, जो कि वानखेड़े के स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान बहुत ही बड़ा मैच है ये, वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल। इससे पहले आईसीसी जो कि इवेंट्स हैं, जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के साथ मिली है खुसूसन नॉकआउट स्टेजेस में, तो इंडिया की टीम मैच हारी है। चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी हो, 99 की बात हो, या फिर उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप के जो स्टेजेस हैं जहाँ पे सेमीफाइनल में वो मिले, तब न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को हराया है यहाँ पे। तो ये अभी फिर प्रेशर में आप कह सकते हैं इंडिया की टीम, शायद कहीं उनके माइंड में ये चीज़ चल रही हो, लेकिन मुझे इस दफ़ा लग नहीं रहा। इस दफ़ा इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि महेंद्र सिंह धोनी के पास जो टीम थी वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी जितनी कि रोहित शर्मा के पास टीम है। रोहित शर्मा अगर ये ट्रॉफ़ी नहीं जीतते हैं तो वो बहुत ही बदकिस्मत कैप्टन होंगे, क्योंकि उनके पास मेरे नज़दीक इंडिया की सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो इस वक्त खेल रही है और वो नज़र भी आ रही है। चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग उनकी हमेशा से क्लास की रही है और इस दफ़ा बॉलिंग अपने उरूज पे, अपने जोबन पे है। ऐसी बॉलिंग कभी भी इंडिया के पास रही नहीं है किसी भी आईसीसी इवेंट में। धोनी के पास ऐसी बॉलिंग थी ही नहीं, और अगर ऐसी बॉलिंग रहती तो वो भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देता, लेकिन उसने इससे लो टीम के साथ आपको बड़ी ट्रॉफीज जितवाई हैं। महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कैप्टन शायद ही इस ईरा में गुज़श्ता 20-25 सालों में शायद ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने देखा हो, बहुत बड़ा कैप्टन था। रोहित शर्मा, उनके पास टीम बहुत बड़ी है, अगर वो ट्रॉफी जीतते नहीं हैं तो वो
बहुत ही जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बैड लक होगी उनके लिए और बहुत डिसअपॉइंटेड एंड हो जाएगा उनका अगर वो इस दफ़ा ट्रॉफी नहीं जीतते हैं। शायद उनके फिर करियर पे भी सवालात उठ जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी टीम लेके अगर आप नॉकआउट स्टेज से आउट हो जाते हैं तो फिर आपको यकीनन बड़ा मुश्किल रहता है टीम में भी सरवाइव करना, क्योंकि ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये कल्चर है। अभी क्रिकेट उनकी बहुत बाकी है, लेकिन फिर प्रेशर आ जाएगा उन पे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जो चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका हो, इंडिया में कदरे बेहतर है ये चीज़, वो बैक करते हैं। लेकिन फिर भी जो एशियन गुट्टी है, जो एशियन यहाँ पे एक कल्चर है, मुश्किल है कि फिर रोहित शर्मा अगर ये ट्रॉफ़ी नहीं उठाते तो फिर सरवाइव करना उनका काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। टीम की अगर कॉम्बिनेशन पे बात करें तो फार बेटर है हिंदुस्तान की टीम। आप बॉलिंग देखें, उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। पूरे टूर्नामेंट में वो अनबीटन हैं, 9 के 9 मैच वो जीते हैं। कोई टीम उनके करीब भी नहीं पहुंची। न्यूजीलैंड धर्मशाला में हल्की सी करीब आई थी, लेकिन वो भी इंडिया जो है वो इजीली वो मैच जीत गई थी मेरे नज़दीक। तो अगर कोई थोड़ा सा कोई करीब आई है तो वो न्यूजीलैंड की टीम आई थी। लेकिन न्यूजीलैंड के जो प्राइम बॉलर थे, मैं समझता हूँ, जो कि कुछ थोड़ा बहुत डेंट डाल सकते थे, जो कि उन्होंने 2019 में भी डाला था, वो थे मैथ हेनरी जो है वो इंजर्ड हैं और उनकी बॉलिंग ज़रा वीक लग रही है, क्योंकि सऊदी जो है वो अपने करियर के एंड पे हैं, उनसे वो परफॉर्मेंस हो नहीं रही। वो इस वर्ल्ड कप के उतने मैचेस भी खेले नहीं हैं। एक अकेले बोल्ट पे मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े बैट्समैन को, हिंदुस्तान के इतने बड़े बैट्समैन को बोल्ट जो है वो भी इंडिया में कुछ ट्रबल कर सकेंगे। यू नेवर नो, कल मैच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि ट्रेंट बोल्ट को काफ़ी मार लगनी है कल। फास्ट बॉलर्स के लिए ये जगह काफ़ी जो है वो हिंदुस्तान की जो पिचेस हैं वो आप ये कह सकते हैं कि बड़ी डेड विकेटें होती हैं, यहाँ पे बहुत कम मदद होती है। तो फर्ग्यूसन को भी अच्छी खासी मार लगनी है। और स्पिनर्स को तो इंडियन बैट्समैन वैसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं। हालांकि सेंटनर बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहें, मुझसे पूछें तो 80% हिंदुस्तान के चांस हैं, तो 20% चांसेस हैं न्यूजीलैंड के। और नॉकआउट मैच में वो खेलते भी अच्छा हैं। और एक हल्का सा जो स्लाइड प्रेशर होगा हिंदुस्तान की टीम पे, जो कि वो नॉकआउट मैचेस में न्यूजीलैंड से काफ़ी दफ़ा हार चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलता रहेगा। लेकिन वो टीम बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ कि इस इरा की अगर सबसे बड़ी टीम हिंदुस्तान के पास आई है तो वो अभी इस वर्ल्ड कप में खेल रही है। हर एक चीज़ उनके पास कंप्लीट है, वो कंप्लीट टीम है इस वर्ल्ड कप की। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बीट करना इतना आसान होगा। और यकीनन वो फाइनल के लिए बस कुछ देर की बात है, वो क्वालिफाई कल कर जाएंगे मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, या जो वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो, बात वही है, कल के डे का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक दिन होता है, कहाँ पे आप लेट डाउन हो जाए और कहाँ पे प्रेशर जो है वो आप उसको हैंडल ना कर सकें, ये कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की एक बात बहुत क्लास की है कि वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। और इन स्टेजेस में वो काफ़ी 2 दफ़ा वो सेमीफाइनल खेल चुके हैं, 15 में भी खेले, 19 में भी फाइनल खेल चुके हैं 2 दफ़ा। तो वो गुजर चुके हैं, वो फाइनल की रसाई तक जा चुके हैं। जबकि उसके निस्बत हिंदुस्तान की टीम 15 और 19 में सेमीफाइनल से नॉकआउट हो गई। तो ये ना हो कि अगर आप कल मैच हारते हैं तो साउथ अफ्रीका की तरह आपके साथ भी चोकर्स का टैग लग जाए। ये अच्छा खासा प्रेशर रहता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कल मैच में और ग्राउंड में उतरना है। जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड पे भी प्रेशर होगा, केन विलियमसन पे भी प्रेशर होगा। लेकिन केन विलियमसन और रोहित शर्मा की एक बात यह है कि रोहित शर्मा के पास टीम बहुत बड़ी है। जबकि रोहित शर्मा का अगर कुछ थोड़ी सी प्रेशर आए, तो मैंने जो पूरी टूर्नामेंट में देखा कि हल्का सा अगर कहीं कोई टीम उनके ऊपर आई है तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा प्रेशर नज़र आया है। लेकिन उनके पास टीम इतनी बड़ी है कि कोई ना कोई बॉलर या कोई ना कोई बैट्समैन उस प्रेशर से उनको निकाल देता है। अब यही कल कैसे होगा, ये तो मैच आएगा तो फिर देखेंगे कि आया कल अगर कहीं प्रेशर पड़ता है इंडिया की टीम पे तो कौन सा बॉलर या कौन सा बैट्समैन स्टैंड करेगा। उनके पास पूरे हैं, कोई भी बॉलर, पूरे 5 के 5 बॉलर विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, वो स्टैंड करके कहीं से भी मैच को जो है वो निकाल लेंगे। और ऐसे ही बैट्समैन की बात है, हल्का हल्का बीच में किसी मैच में, ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के मैच में कुछ प्रेशर पड़ा तो बैट्समैन ने वहाँ से उनको निकाल दिया। तो ऑल इन ऑल बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत मैच होने वाला है ये। तो 80-20 की चांसेस हैं। 80% इंडिया को हम फेवर कर देंगे यहाँ पे और 20% न्यूजीलैंड के चांसेस हैं। लेकिन क्रिकेट ऑन द डे, उस डे घंटा 2 घंटे कौन सी टीम अच्छा खेल जाती है और वो अपनी तरफ कर जाती है। ये नॉकआउट मैच है,
इवन स्टीवन भी रह जाता है, कुछ कह नहीं सकते। पास्ट परफॉर्मेंस देख के हम ये बात कर रहे हैं 80-20। बाकी दोनों टीमें जो है वो जब उतरेंगी तो फिर उसके बाद घंटा 2 घंटे बड़े क्रूशल हो जाएंगे दोनों टीमों के। पहले जो टीम पहले 10 ओवर अच्छा खेल गई वो टीम होल्ड कर जाएगी पूरे मैच को, ये याद रख लीजिएगा। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करती है और 10 ओवर उसने अच्छे कर लिए और फिर बाद में अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती है और 10 ओवर उसने अच्छे खेल लिए, जो भी टीम पहले 10 ओवर अच्छे खेल जाएगी वो ऑलमोस्ट मैच को अच्छा खासा वहाँ पे अपने कब्जे में कर लेगी। अभी हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली ये जो चैनल है यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से हम कोशिश करते हैं बात करें और सीरियस गुफ्तगू यहाँ पे करें। आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।